स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉगस ऑफ मास विच वी यूज द टर्म इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जहां जहां पर हम लोग मास यूज करते हैं उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में जहां जहां पर मास था लीनियर मोशन में वहां वहां पर हम लोग टर्म यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली डिफाइन करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर अ सिस्टम। अगर एक सिस्टम एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पार्टिकल्स, या अज्यूम करते हैं कि n पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, यहां पर पार्टिकल्स प्लेस्ड है। पहले पॉइंट पे पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2। ऐसे करते करते टोटल n पार्टिकल्स है जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस r1, r2 एंड rn पे प्लेस्ड है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। हर एक पार्टिकल जो है उसका मासेस यहाँ पे लिखे है m1, m2 और लास्ट जो पार्टिकल रहेगा हम लोग समझते हैं उसका मास है mn। ये सारे पार्टिकल्स डिस्टेंसेस पे हैं r1, r2 एंड लास्ट वाला जो पार्टिकल रहेगा वो सेपरेटेड रहेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के राइट साइड में ज्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है या लेफ्ट साइड में ज्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो लेफ्ट साइड में है और ये जो शेप है ये इरेगुलर शेप है, तो यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ज्यादा से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट का मास है वो राइट साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। यही अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठा के हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को लेफ्ट साइड से उठा के अगर राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस है मासेस के ये चेंज हो जाएंगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला रहता है फॉर अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंसेस पे सेपरेटेड है, तो इस केस में हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहता है I इज इक्वल्स टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर लेके mn स्क्वायर तक। ये पूरा समेशन m1r1 स्क्वायर से लेके mn स्क्वायर तक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहता है फॉर अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। अगर इसको समेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi स्क्वायर, जहां पर I का वैल्यू रेंज करता है 1 से लेके लास्ट पार्टिकल n तक, जहां पर r1, r2 और rn क्या है, ये डिस्टेंसेस हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1, पार्टिकल ऑफ मास m2 एंड पार्टिकल ऑफ मास mn रिस्पेक्टिवली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर सिंपली डिफाइन करने जाएं तो इट इज द एनालॉगी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। मास हम लोग लीनियर मोशन में यूज करते हैं, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में हम लोग यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो रोटेटिंग बॉडी है वो रोटेशनल मोशन जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन से जो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेपरेटेड है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर लेफ्ट साइड में है तो पूरा का पूरा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मास राइट साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है। यही एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठा के हम लोग ने अगर राइट साइड में प्लेस कर दिया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्सिस से वो चेंज हो जाएगा। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। अज्यूम करते हैं कि कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम है। कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। उस केस में हम लोग हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते कि r1 डिस्टेंस पे फर्स्ट पार्टिकल है, r2 पे सेकेंड पार्टिकल है। एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये पूरा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक ऑब्जेक्ट है। इस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम लोग एक पॉइंट अज्यूम करते हैं, जिस पॉइंट पे अज्यूम करते हैं हम लोग कि पूरे ऑब्जेक्ट का अगर मास स्मॉल m है तो उसमें से ये जो पॉइंट का मास है वो रहेगा dm। स्मॉल मास dm इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट।
ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस r पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पूरा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, मतलब उसमें पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल m है, उसमें से हम लोग ने एक पॉइंट कंसीडर किया जिस पॉइंट का मास रहेगा dm, स्मॉल मास dm इस पॉइंट पे कंसीडर किया है। ये जो पॉइंट है इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसे छोटे छोटे dm मासेस हम लोग सारे के सारे dm मासेस को कंबाइन करेंगे तो पूरा कंप्लीट मास मिल जाएगा, कंप्लीट मास डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से फॉर दिस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऐसे छोटे छोटे डीएम सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, जब ये स्मॉल एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जब इन एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर तो हमें पूरे ऑब्जेक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो उस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। यहाँ पर m के टर्म्स में इंटीग्रेशन होने वाला है, मतलब ये स्मॉल मास dm को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू r। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। ये रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है। अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये स्मॉल पार्टिकल्स m1 m2 और इसका लास्ट जो पार्टिकल रहेगा वो रहेगा mn, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। पहले पार्टिकल का डिस्टेंस है r1, अगले पार्टिकल का डिस्टेंस है r2 और लास्ट पार्टिकल का डिस्टेंस है rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अज्यूम करते हैं इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करके हमें मिला है I इज इक्वल्स टू 6 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एंटायर ऑब्जेक्ट जो हमें कैलकुलेट करके मिला है वो मिला है 6 kg मीटर स्क्वायर। अभी एक एक पार्टिकल को हम लोग r से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और जब ऐड करेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर एक दूसरा मेथड हम लोग अज्यूम करते हैं कि यही सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन था। ये पूरे ऑब्जेक्ट को हमने कंसीडर किया एक सिंगल पॉइंट में, एक सिंगल पॉइंट मास में पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का मास हम लोग ने ले लिया है। अज्यूम करते हैं m1 m2 m3 डॉट 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 mn, ये सारे मासेस मिला के जो पूरे ऑब्जेक्ट का मास आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल M। तो यहाँ पर ये जो हम लोग ने पॉइंट लिया है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का जो मास है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट और दिस ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग द मास सिमिलर टू द एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का मास हम लोग ने इस पॉइंट पे ले लिया है कैपिटल M। ये जो कैपिटल M है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ k। ये डिस्टेंस k इस तरह से रहना चाहिए कि ताकि जब ये ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलाउंग घूम रहा है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने लिया है मास m का, ये जब एक्सिस के अलाउंग घूमेगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी आना चाहिए 6 kg मीटर स्क्वायर के बराबर। मतलब जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिया, उसके जगह पे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग ने एक सिंगल पॉइंट में कंसीडर कर दिया है। जब वो सिंगल पॉइंट रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है एक्सिस के अलोंग तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और पूरे ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उन दोनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो इन दोनों के वैल्यू को सेम रखने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। वापस समझते हैं कि एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट था जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। हर एक पार्टिकल का मास m1 m2 और mn रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है जो सेपरेटेड डिस्टेंस r1 r2 और rn पे रिस्पेक्टिवली। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम वाला। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया तो अज्यूम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिला है हमें 6 kg मीटर स्क्वायर। अगर अब बहुत सारे पार्टिकल्स लेने के जगह पूरे ऑब्जेक्ट के मास को मैं कंसीडर कर रहा हूं एक सिंगल पॉइंट पे, पूरे ऑब्जेक्ट का मास है अगर कैपिटल M
ये पूरे के पूरे मास को हम लोग ने कंसिडर किया एक सिंगल पॉइंट पे, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सिंगल पॉइंट जो है ये रोटेट कर रहा है एक्सिस के अलोंग। तो इसका जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था 6 kg मीटर स्क्वायर। ये जो मास है मैं अज्यूम करते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस के दूरी पे है। ये डिस्टेंस k कितना रहना चाहिए ताकि जब ये मास m रोटेट करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी आना चाहिए एग्जैक्टली 6 kg मीटर स्क्वायर। तो ये जो k डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, कि कितने डिस्टेंस पे पूरे ऑब्जेक्ट के मास को, जो हम लोग ने एक सिंगल पॉइंट मास कंसीडर किया, तो कितने डिस्टेंस पे इस पॉइंट मास को हमें रखना है ताकि जो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का था सेम टू सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पॉइंट मास के लिए मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इस केस में ये जो पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग ने रिड्यूस किया है वो डिस्टेंस k पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाएगा mk स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला रहता है mi/ri स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास है m और डिस्टेंस k पर सेपरेटेड है वो, तो यहाँ पर i का फॉर्मूला मिलेगा mk स्क्वायर। यहाँ से अगर k का फॉर्मूला डिराइव करने जाएंगे तो k का फॉर्मूला मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ i अपॉन m। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, कि कितना डिस्टेंस पे हमें एक ऑब्जेक्ट को रखना है। जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने कंसीडर किया है जिसका मास है कैपिटल M, विच इज द एंटायर मास ऑफ द अबव इरेगुलर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को रिड्यूस कर दिया एक स्मॉल पॉइंट में, इस पॉइंट को कितने डिस्टेंस पे रखना है हमें, वही डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। अब ये जो वर्ड टॉर्क है इसका मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब जब कोई एक फोर्स, अज्यूम कर लेते हैं कि एक कोई रॉड है, इस रॉड के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है फोर्स F, दूसरा एक फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये भी फोर्स है F। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है वो भी दोनों ऑपोजिट, वो भी दो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ इंपैक्ट है। दो इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंपैक्ट। इसके वजह से ये जो मेरा पूरा रॉड है ये रोटेट होने लगेगा। ये जो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन दो फोर्सेस के वजह से ये वाला जो रॉड है ये यहां से नीचे जाने लगेगा और इस तरफ से ये रॉड ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो मतलब इन दो फोर्सेस के वजह से, जो इक्वल और ऑपोजिट है, उनके वजह से मेरे रॉड के अंदर ये जो है रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस रोटेशनल इफेक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला रहता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिटेल में ये हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स में स्टडी किया हुआ है। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, कोई भी जब एक बॉडी रोटेट होता है तो उस बॉडी पे कुछ ना कुछ टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो वो टॉर्क का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। टॉर्क में अगर हम लोग ने कंसिडर किया कि एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है n पार्टिकल से, हर एक पार्टिकल का जो मास है वो है m1 m2, ऐसे करते हुए जो लास्ट पार्टिकल रहेगा उसका मास रहेगा mn। हर एक पार्टिकल जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। अज्यूम कर लेते हैं कि जो पार्टिकल m1 है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r1, पार्टिकल m2 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r2, एंड द लास्ट पार्टिकल हैविंग द मास mn इज एट अ डिस्टेंस ऑफ rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये तीनों भी पार्टिकल्स अलग अलग डिस्टेंसेस पे। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है, या हम बोल देते हैं कि एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ अगर मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उस टाइम पे ये पूरे रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का जो सिंबल रहता है उसे हम टाउ बोलते हैं। टाउ इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर मतलब होता है मेरा रेडियस वेक्टर, इंटू एफ मतलब होता है टैंजेंशियल फोर्स। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे ये जो मास है m1, ये जब रोटेट करेगा तो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा मास m1।
तो इस पे लगने वाला जो टेंजेंशियल फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स और इसके रेडियस वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम लोग टॉर्क बोलेंगे। क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर में मिलता है आर इंटू एफ, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का ये क्रॉस हटाते हैं वेक्टर फॉर्म से हम लोग इसको स्केलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के बाद हमेशा यहाँ पर एक कंपोनेंट आता है जो रहता है साइन थीटा। तो क्रॉस हटाने के बाद यहाँ पर साइन थीटा आ गया, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर। अभी यहां पर ध्यान से देखते हैं, जो रेडियस वेक्टर है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर एक पार्टिकल m1 है, ये कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये जो पार्टिकल m1 कंटिन्यूअसली अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है टैंजेंशियल वो हमेशा टैंजेंट के डायरेक्शन में रहेगा, और जो इसका रेडियस वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, सेंटर से बाहर की तरफ। अगर ये पार्टिकल m1 सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो फोर्स इज ऑलवेज टैंजेंशियल, रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सर्कम्फरेंस। एक रेडियस और टैंजेंट के बीच में जो हमेशा एंगल रहता है वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। कोई भी टैंजेंट और रेडियस के बीच का अगर एंगल निकालेंगे तो हमेशा तुम्हें एंगल 90 डिग्री मिलेगा। तो यहां पर थीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस वेक्टर एंड जो टैंजेंशियल फोर्स है उनके बीच का एंगल हमेशा 90 रहेगा। फोर्स टैंजेंशियल इस तरफ लग रहा है, रेडियस वेक्टर लग रहा है आउटवर्ड टुवर्ड्स द सर्कम्फरेंस। ये एंगल 90 हो जाएगा तो साइन 90 का वैल्यू रहता है 1। तो देयरफॉर टॉर्क का जो भी फॉर्मूला बचेगा टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू एफ, वेर आर इज द रेडियस वेक्टर एंड एफ इज द टैंजेंशियल फोर्स। फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला रहता है वो रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। Therefore, force acting on the first particle is equals to m1 into a1. Force acting on the second particle is equals to m2 into a2. Similarly, third particle का force और similarly जो last particle रहेगा उसका force निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा mn, mass of the nth particle into acceleration of the nth particle। ये जो एक्सलरेशन है ये टैंजेंशियल एक्सलरेशन है। टैंजेंशियल एक्सलरेशन हमेशा टैंजेंट की तरफ एक्ट करते हैं। टैंजेंशियल एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला रहता है ये फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बताया था, टैंजेंशियल एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू r1 अल्फा, जहां पर अल्फा होता है एंगुलर एक्सलरेशन और r होता है रेडियस। तो a1 के जगह पे हम लिख देंगे r1 अल्फा, a2 के जगह पे लिख देंगे r2 अल्फा, सिमिलरली a3 के जगह पे लिख देंगे r3 अल्फा। क्योंकि एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा कांस्टेंट है तो यहां पर अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, रेडियस हर एक पार्टिकल का अलग अलग है तो यहाँ पे r1, r2 एंड r3 से डिनोट किया। अभी जब तुम्हें टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला वहां पे लिखा था हम लोग ने, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ। ये यहाँ पे टॉर्क के जगह पे r पुट कर देंगे और फोर्स के जगह पे हम लोग पुट करेंगे मास इंटू एक्सलरेशन। अभी ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जरा, तो यहां पर F1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू a1 था, F1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू a1। m1 एज इट इज रखा, a1 के जगह पे हम लिख सकते हैं यहां पर r1 अल्फा। सिमिलरली F2 इज इक्वल्स टू है m2 इंटू a2, ये m2 एज इट इज, a2 के जगह पे हम वहां पर पुट कर सकते हैं r2 अल्फा। सिमिलरली सारे पार्टिकल्स के लिए पुट कर सकते हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला मिल रहा है, फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल्स टू m1 r1 अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इंटू एफ। ये उठा के m1 r1 अल्फा अगर यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए बन जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा। लास्ट पार्टिकल के लिए बन जाएगा mn rn स्क्वायर अल्फा। तो टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल इज गिवन बाय m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा एंड mn rn स्क्वायर अल्फा। टोटल जब टॉर्क निकालना है पूरे बॉडी का तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द एंटायर बॉडी
इज इक्वल्स टू, ये तीनों इंडिविजुअल टॉर्क के वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। यहां पे से सारी चीजें में से कॉमन क्या निकल जाएगा, m1 ये जो अल्फा है ये पूरा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बाकी बचेगा तुम्हारा समेशन में mi ri स्क्वायर वेयर i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोस टिल n। ये जो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर है, ये लास्ट जो आएगा वो आ जाएगा mn rn स्क्वायर तक। तो इसको एंटायर को हम लोग ने एक समेशन में लिख दिया, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट था, अल्फा को समेशन के बाहर लिख दिया। ये जो टर्म है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, इसे हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। देयरफॉर द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिक फोर्स का फॉर्मूला रहता था लीनियर मोशन में मास इंटू एक्सलरेशन। मास का जो एनालॉगी है रोटेशनल डायनेमिक्स में वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सलरेशन का जो एनालॉगी है रोटेशनल डायनेमिक्स में वो है एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा। तो यहां पर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, यहां पर टाउ इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सलरेशन। अगर लीनियर मोशन के सारे फॉर्मूलाज याद है तो रोटेशनल डायनेमिक्स के सारे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली हम लोग डिराइव कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। सबसे पहले ये जो वर्ड है मोमेंटम, इसे समझते हैं। मोमेंटम का मतलब क्या, न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम लोग ने यूज किया था जो स्टेटमेंट, वो था द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये मोमेंटम का मतलब क्या है ये देखते हैं। लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल रहता है वो रहता है p। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है मास इंटू वेलोसिटी। न्यूटन ने डिफाइन किया था, न्यूटन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज का अगर मोशन स्टडी करना है तो उसके मोशन को स्टडी करने के लिए सिर्फ उसका जो वेलोसिटी है, इट इज नॉट द ओनली क्वांटिटी दैट डिफाइंस द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल। सिर्फ वेलोसिटी ऐसा क्वांटिटी नहीं है जिसे देख के हम कोई भी चीज का मोशन डिफाइन कर सकते हैं। मोशन को डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट का मास साथ में उसका वेलोसिटी, ये दोनों भी चीजें जानना जरूरी रहता है। तो उस वजह से न्यूटन ने एक क्वांटिटी डिफाइन किया था विच इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी चीज का अगर मोशन स्टडी करना है तो मोशन स्टडी करने के लिए उसका वेलोसिटी एज वेल एज उसका जो मोमेंट, उसका एज वेल एज जो उसका मास है, ये दोनों भी क्वांटिटीज अगर नोन रहेंगे तो ऑब्जेक्ट का हम लोग मोशन या उस पर लगने वाला फोर्स स्टडी कर सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है मास इनटू वेलोसिटी। अभी हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। जब एक इरेगुलर शेप का हम लोग ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं जो n पार्टिकल से बना है, हर एक पार्टिकल का जो मास है वो है यहाँ पर m1, सेकेंड पार्टिकल का मास है m2, ऐसे जो लास्ट nth पार्टिकल रहेगा इस पार्टिकल का मास रहेगा mn। हर एक पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, r2 एंड rn डिस्टेंसेस पे सेपरेटेड है रिस्पेक्टिवली। एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल रहता है वो रहता है L। एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, जहां पर ये जो R वेक्टर है इट इज द रेडियस वेक्टर। जब ये पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल को मैं देखूंगा पार्टिकल M1 को, तो ये जो पार्टिकल M1 है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, लेकिन जो पार्टिकल m1 है इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। अगर ये जो है पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो ये जो हर एक पार्टिकल रहेगा m1, m2 और लास्ट जो पार्टिकल रहेगा mn, इनका जो एंगुलर वेलोसिटीज का वैल्यू रहेगा वो भी सेम रहेगा ओमेगा। जिस स्पीड से या जिस एंगुलर वेलोसिटी से पूरा इरेगुलर शेप घूम रहा है, उसी सेम स्पीड से, उसी सेम एंगुलर वेलोसिटी से m1, m2 और जितने भी पार्टिकल्स इस पे प्रेजेंट है, सारे के सारे पार्टिकल्स एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, जहां पर r वेक्टर का मतलब है रेडियस वेक्टर। पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि रेडियस वेक्टर ऐसा वेक्टर रहता है जो हमेशा सेंटर से चालू होता है, सरकमफरेंस की तरफ जाता है।
a vector which is directed towards the circumference starting from the center is called as the radius vector. क्रॉस p वेक्टर, ये जो p है ये अभी जस्ट हमने देखा, p को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी मतलब ये v जो लिखा है इसे लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं. जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है, ये फिलहाल के लिए हम लोग ने यहां पर वेक्टर फॉर्म में कंसिडर किया है. जब क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग इसको स्केलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्रॉस हट के यहां पर आ जाएगा साइन थीटा. L is equals to rp sin theta, where theta is the angle between the radius vector and the momentum, linear momentum. अब यहां पर थीटा का वैल्यू कितना आएगा तो ध्यान से देखने. मोमेंटम का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. मतलब जो मोमेंटम का डायरेक्शन है लीनियर मोमेंटम का, इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी. मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करता है लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन पे. जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अज्यूम करते हैं जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी है इट इज ऑलवेज टैंजेंशियल. लीनियर वेलोसिटी हमेशा टैंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था. ये जो रेडियस वेक्टर है ये वापस हमेशा सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. रेडियस वेक्टर जो है सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. लीनियर वेलोसिटी टैंजेंशियल एक्ट कर रहा है. एक टैंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल रहता है वो हमेशा 90 डिग्री रहता है. देयरफॉर जो रेडियस और वेलोसिटी के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा. बिकॉज वेलोसिटी और मोमेंटम, जो मोमेंटम का डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन वेलोसिटी का है, तो हम लोग बोल सकते हैं रेडियस और वेलोसिटी अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो जो रेडियस और लीनियर मोमेंटम रहेंगे वो भी आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे. देयरफॉर रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम. देयरफॉर जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा. साइन 90 का वैल्यू हमेशा 1 रहता है, तो देयरफॉर अभी फॉर्मूला बन जाएगा L इज इक्वल्स टू R इंटू P. अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे वेलोसिटी का. लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. ये सारी की सारी चीजें डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की है. v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो फर्स्ट पार्टिकल जो है उसका लीनियर वेलोसिटी v1 आ जाएगा r1 इंटू ओमेगा. सेकेंड पार्टिकल का आ जाएगा v2 इज इक्वल्स टू r2 इंटू ओमेगा, और जो लास्ट पार्टिकल है उसका लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा vn इज इक्वल्स टू rn इंटू ओमेगा. बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट तो हर जगह पे यहाँ पर ओमेगा यूज किया है. इंडिविजुअल ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि ओमेगा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है मोशन के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा ही सब्स्टिट्यूट करना है. इसके बाद लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला रहता है, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. तो P1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू v1 के जगह पे पुट करेंगे r1 ओमेगा. P2 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2, लेकिन v2 के जगह पे हम पुट करेंगे r2 इंटू ओमेगा. P3 इज इक्वल्स टू m3 इंटू v3, तो हम लिखेंगे r3 इंटू ओमेगा. देयरफॉर अगर हम लोग को Pn निकालना है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द लास्ट पार्टिकल, तो वो आ जाएगा mn इंटू वीएन, लेकिन vn को हम लोग पुट कर देंगे rn इंटू ओमेगा. एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला यहां से मिला था, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू r इंटू P. तो L1 इज इक्वल्स टू r1 इंटू P1. r1 एज इट इज रहेगा, P1 के जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे m1 r1 ओमेगा. P1 के जगह पे यहां पर अगर हम लोग ने पुट कर दिया m1 r1 ओमेगा, r1 और r1 हो जाएगा r1 स्क्वायर, तो यहां पर मिल जाएगा L1 इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा. वापस देखते हैं ध्यान से, L1 का जो फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वो आ जाएगा r1 इंटू P1. r1 मतलब रेडियस, P1 मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m1 r1 ओमेगा यहां से उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो r1 हो जाएगा r1 स्क्वायर. तो तुम्हारा L1 का फॉर्मूला बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा. L2 का फॉर्मूला बन जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा. और लास्ट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है Ln,
it is equals to mn rn square omega. The total angular momentum of the entire system is equals to m1 r1 square omega, मतलब पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम प्लस सेकेंड वाले का एंगुलर मोमेंटम m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस लास्ट पार्टिकल का mn rn स्क्वायर ओमेगा। फर्स्ट से लेके लास्ट पार्टिकल जितने भी रहेंगे सबका एंगुलर मोमेंटम अगर ऐड करेंगे तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ये सारे क्वांटिटीज में से जो ओमेगा है ये कांस्टेंट है, तो ये समेशन के साइन के बाहर आएगा। समेशन में आ जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर, वेर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोस टिल n। तो यहां पर ये जो टर्म है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, इसे पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं, इसे हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है इट इज द एनालॉगस ऑफ मास इन लीनियर मोमेंटम, इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जहां पर हम मास यूज करते हैं वहीं पर एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में हम उस जगह पे यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देयरफॉर L इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे I आ जाएगा, ओमेगा एज इट इज, L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। इसको अगर कंपेयर करें लीनियर मोशन से, लीनियर मोशन में जो फॉर्मूला रहता है लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू आता है मास इंटू वेलोसिटी। दोनों फॉर्मूलाज को अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम, यहां पर लीनियर मोमेंटम, यहां पर यूज किया है मास, रोटेशनल में यूज किया है मास का एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे यूज किया लीनियर वेलोसिटी, यहां पे यूज किया एंगुलर वेलोसिटी।